friends, once again welcome to my YouTube channel Knowledge Hub. Friends, in my previous video lecture we have learned very deeply about the concept of potential difference and electric current. In my today's video lecture we are going to cover very important topic that will establish a relationship between electric current and potential difference across any circuit. And what is that topic? It is Ohm's law. So friends, before proceeding further, I want to tell you, actually I want to remind you that in my previous video lecture we studied about potential difference. What exactly it was? Look at the board. In my previous video lecture I told you that in order to make electric current flow through a circuit, किसी भी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें क्या है, उसके अक्रॉस क्या लगाना पड़ता है? एक्सटर्नल सोर्स मीन्स बैटरी लगानी पड़ती है. और बैटरी में एग्जैक्टली होता क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ. दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड बहुत डीपली बहुत अच्छे से बता चुका हूँ. उन पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव को बोलते हैं हाई पोटेंशियल, नेगेटिव को बोलते हैं लो पोटेंशियल. और वो हाई लो होता क्यों है? क्योंकि क्या होता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जिसकी तरफ से क्या है, जिसकी वजह से क्या है, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. किसका? पोटेंशियल का. पोटेंशियल के अंदर सेंस इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा है वहाँ से किस तरफ जाते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम है. अब किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है? चार्ज का मूवमेंट है. और चार्ज के ही मूवमेंट को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं. इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बैटरी जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये किसको जन्म दे रहा है? इलेक्ट्रिक करंट को. समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट को कौन जन्म दे रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस. सीधी सी बात है भैया कि पोटेंशियल डिफरेंस ब्रिंग्स करंट. तो करंट को कौन जन्म दे रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है. V ब्रिंग्स I. इज दैट क्लियर? अब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया. हमने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया. हमने 3 सर्किट लिए, 1, 2 एंड 3. पहले सर्किट में हमने एक बैटरी लगाई जिसकी वोल्टेज कितनी है? V है. कितनी है? V है. हमने क्या निकाला फिर? इस सर्किट में जो बैटरी है जिसकी वोल्टेज V है, हमने उसको लगाया और करंट मेजर किया. हमने यहाँ से क्या निकाला? V/I. करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और करंट का रेशियो निकाला. ओके. फिर हमने दूसरा सर्किट लिया. उस सर्किट में हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया, ये जो वोल्टेज ली थी, ये जो बैटरी ली थी, इसी की सेम क्या कर दिया, इसको डबल कर दिया. यहाँ पे V थी, यहाँ क्या कर दिया? 2V की बैटरी लगाई और फिर क्या देखा? करंट देखा. करंट क्या है? उतना ही तेज बहने लग गया. यहाँ पर V वोल्टेज थी तो करंट कितना था? मान लो I था. यहाँ पर हमने 2V लगाई तो करंट भी क्या हो गया? 2I. करंट भी उसी रेशियो में क्या है? बढ़ गया. फिर हमने देखा तीसरे सर्किट में 3V किया तो करंट भी क्या हो गया? मान लो 3I हो गया. फिर हमने तीनों जगह क्या निकाला? रेशियो निकाला. क्या निकाला? रेशियो. V/I, 2V/2I, 3V/3I. तीनों जगह, तीनों सर्किट में जो वोल्टेज और करंट का रेशियो आ रहा था, V/I, वोल्टेज अपॉन करंट का जो रेशियो आ रहा था, ये रेशियो क्या आ रहा था? कांस्टेंट. क्या आ रहा था? कांस्टेंट. इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, इन दोनों में क्या है? रिलेशन है. कौन सा रिलेशन? कि भैया ये दोनों क्या है? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कैसे? क्योंकि अगर हम किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी सर्किट में अगर ज़्यादा एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है? उतना ही तेजी से मूव करेगा, उतना ही ज़्यादा चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे ना. तो जितने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे उतना इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा. समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. जितने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल फ्लो होंगे उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा. और ज़्यादा चार्ज पार्टिकल कब फ्लो होंगे? जब ज़्यादा एनर्जी मिलेगी. ज़्यादा एनर्जी मिलेगी मतलब जब ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो इस समय हमें एक रिलेशन मिल गया कि भैया अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा. और इन्हीं दोनों में जो ये रिलेशन बताया, ये किसने बताया? ओम्स लॉ ने. किसने बताया? ओम्स लॉ ने. ओम्स लॉ है क्या? ओम्स लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट. इज दैट क्लियर? इसके बाद अब इस ओम्स लॉ में हमें इसको डिफाइन कैसे करना है वो जानने के लिए देखिए. ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा जो मैंने 3 सर्किट डायग्राम बनाए थे, उसमें क्या देखा आपने कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो वैसे वैसे उसी रिस्पेक्ट में, उसी प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है? बढ़ रहा है. इज दैट क्लियर? और इसी इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन है ये आपको कौन बताता है? ओम्स लॉ. ओम्स लॉ किसने दिया था? सर जॉर्ज ओम्स ने. उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक करंट
और पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में, उनके बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशन होता है। इज दैट क्लियर? तो ओम्स लॉ कहता क्या है? ओम्स लॉ कहता है कि इन अ गिवन सर्किट, किसी भी सर्किट में जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे, उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता चला जाता है। कब? आइडियल कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन वहां कंडीशन क्या होनी चाहिए? आइडियल। मतलब आप किसी पर्टिकुलर कंडक्टर को ले लो, वहां पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, एटमॉस्फेरिक जितने भी कंडीशंस है, ऑल कंडीशंस रिमेनिंग सेम। सारी कंडीशंस अगर सेम है, कोई कंडीशन चेंज नहीं हो रही, क्यों कंडीशन सेम क्यों बोला गया है? क्योंकि भैया ऐसा होता है, अगर आपने किसी कंडक्टर को किसी सर्किट में लगाया है, किसी सर्किट में किसी कंडक्टर को लगाया है, और मान लो अभी टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पे आपने क्या है, ओम्स लॉ को चेक करना चाहा, तो वहां पे ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, फिर आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। इट मींस कि आप पहले वैल्यू निकाल रहे हो 25 डिग्री सेल्सियस पे, फिर आप वैल्यू निकाल रहे हो 30 डिग्री सेल्सियस पे। ये जो लॉ है, ये लॉ साफ साफ कहता है कि ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम। और फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम का दूसरा रीजन ये है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ता है। किसी भी कंडक्टर की अंदर की प्रॉपर्टीज क्या है, चेंज हो जाती है, किसके साथ, टेम्परेचर और बाकी फिजिकल कंडीशंस के साथ। इसीलिए हमेशा याद रखना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम। कौन कौन सी फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर वगैरह रिमेनिंग सेम। फिर उस कंडीशन में क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। इज दैट क्लियर? सीधी सी बात है। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता चुका हूं कि जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, उसी रेशियो में क्या करंट भी बढ़ता चला जाता है। कब? जब सारी फिजिकल कंडीशंस आइडियल रहती है, आइडियल इन द सेंस सेम रहती है, कोई फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, तो भी आपने देखा कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम, इन दैट फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा किसी भी सर्किट में, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट। मतलब जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, उसी प्रोपोर्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। और जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है, तो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट I इंटू R। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद एक कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R से। और इसी R को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब जाके आपका वर्ड आया रेजिस्टेंस, जो आप सुनते आ रहे हो शुरू से कि रेजिस्टेंस होता क्या है, क्या है ये, कब आया ये रेजिस्टेंस, जब हमने यहां से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया है। कांस्टेंट क्या है ये, कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओपी का मतलब है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ध्यान देना बोर्ड पे। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, आई आर। तो यहां से हम फॉर्मूला बना देंगे V इक्वल्स टू आई आर, और यहां से R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R इक्वल्स टू V अपॉन I। और इसी R को हम किससे जानते हैं, रेजिस्टेंस से। किससे जानते हैं, रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप, और नॉर्मल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अब इस रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान देना बोर्ड पे। ये तो आपका R आ गया है, इस फॉर्मूले से आपका R डिराइव हो चुका है। इसको डिफाइन कैसे करना पड़ता है, मैं आपको बताता हूं। रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, किसी भी कंडक्टर के क्या होता है, मान लो एक कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो करंट फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना क्या होगी, स्टार्ट होगी। लेकिन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन उतना फ्रीली मूव कर पाते हैं, किसी कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत फ्रीली मूव करते हैं। जैसे कि सिल्वर, हम बोलते हैं सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बोलते हैं हम ऐसे? कॉपर को क्यों नहीं बोलते, आयरन को क्यों नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि जितना फ्रीली मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का सिल्वर में होता है, उतना कॉपर में नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटरनल प्रॉपर्टी, इंटरनल जो ज्योमेट्री है, वो ज्योमेट्री क्या है, अपने थ्रू फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है। और वो रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का नाम ही क्या है, अवरोध पैदा करना, रुकावट पैदा करना। तो वो रुकावट जो है सिल्वर में क्या है, बहुत कम होती है, क्योंकि उसकी ज्योमेट्री क्या है, ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली इजीली मूव कर सकते हैं। गेटिंग और नॉट? लेकिन कॉपर में क्या है, थोड़ा कम है, कॉपर में थोड़ा रुकावट ज्यादा है, ठीक है, आयरन में थोड़ा उससे भी ज्यादा है। तो इस समय क्या पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस का कहीं ना कहीं रोल है, किसमें, इलेक्ट्रिक करंट के मोशन में, इलेक्ट्रिक करंट के मूव होने में। समझ में आ रहा है? तो ये रेजिस्टेंस क्या है,
एक तरीके से किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी हुई या नहीं हुई, भैया सिल्वर की अपनी प्रॉपर्टी है, इसकी कॉपर की अलग प्रॉपर्टी है, आयरन की अलग प्रॉपर्टी है, तो मतलब ये रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने थ्रू फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। समझ में आ रहा है? सो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज a property, it is a property by virtue of which, due to which a conductor resist, a conductor opposes the amount of electric current flowing through itself. Getting or not? Definition को आप स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस की यूनिट निकालेंगे। लुक एट द बोर्ड, आपको पता हो चुका है ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ क्या होता है, इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। According to Ohm's law, all the physical conditions remaining same, the amount of electric current flowing through any circuit is always directly proportional to the potential difference applied across the circuit. Is that clear? वहां से हमें क्या मिला था कि V is directly proportional to I. यहां से फॉर्मूला निकलता V is equal to IR, और इस R को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज रेजिस्टेंस। यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, V अपॉन I। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी यूनिट क्या निकालेंगे, यूनिट, ऐसा यूनिट निकालेंगे किसकी, रेजिस्टेंस की। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। अपॉन I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस में, और नहीं पढ़ा है तो आप लिंक पे जाके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहां पर क्या बन गया, वोल्ट पर एम्पियर। क्या बन गया, ऐसा इसकी यूनिट क्या बन गई, वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन इस वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या नाम देते हैं, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया दिया, क्या नाम देते हैं, ओम। क्या नाम देते हैं, ओम, OHM, ओम। और इसको दिखाते किससे हैं, सिग्मा से, ऐसे। किससे दिखाते हैं, सिग्मा से। तो R इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड इट्स SI यूनिट इज ओम। और ओम किसके नाम पे, साइंटिस्ट के ही नाम पे। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या बन गई, ओम बन गई। अब एग्जाम में फिर वही बात, आप 1 वोल्ट को डिफाइन कर चुके, 1 एम्पियर को डिफाइन कर चुके। सिमिलरली एग्जाम में क्या डिफाइन करने के लिए आता है, डिफाइन 1 ओम। ओके, सो लुक एट द बोर्ड। भैया R इक्वल्स टू क्या है, V अपॉन I है। ओके, R रेजिस्टेंस कैसे यूनिट हम निकाल चुके हैं, क्या है, ओम। क्या है, ओम। इक्वल्स टू, ओम इक्वल्स टू V अपॉन I। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, वोल्ट। अपॉन I क्या है, करंट। करंट की क्या है, एम्पियर। अब डिफाइन करने के लिए बोलेगा एग्जाम में, डिफाइन 1 ओम। क्या डिफाइन, 1 ओम। तो 1 ओम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब इसको डिफाइन कैसे करना, समझ चुके हैं आप लोग, डिफाइन कैसे करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन एनी सर्किट, रेजिस्टेंस तो किसी कंडक्टर का ही होगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन एनी सर्किट इज सेड टू बी 1 ओम इफ a current of 1 ampere, if a current of 1 ampere is produced by a potential difference of 1 volt। मतलब अगर किसी सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस सर्किट का, हम जो उस सर्किट में लगा जो कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस कितना कहलाएगा, 1 ओम। डेफिनेशन को आप स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट ओम्स लॉ, फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज ओम। ऐसा यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम। ओम क्या है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट। और 1 ओम को डिफाइन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आप पढ़ चुके हैं SI यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की, ओम। और रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इटसेल्फ। अपने थ्रू फ्लो होने वाले करंट को अगर वो अपोज करता है, उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो एक VI ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, VI ग्राफ। V y एक्सिस पे क्या दिखा है हमने, V पोटेंशियल डिफरेंस, x एक्सिस पे क्या दिखा है, करंट I। इसको हम बोलते हैं VI ग्राफ। एग्जाम में कभी कभी ड्रॉ करने के लिए आ जाता है कि ड्रॉ द VI ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। तो कैसे ड्रॉ करना है, y एक्सिस पे आप पोटेंशियल डिफरेंस दिखा दो, करंट दिखा दो, इस पे क्या दिखा दो, करंट या पोटेंशियल डिफरेंस। ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, और इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं, VI ग्राफ। एक चीज और अपने माइंड में रखना कि जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, तो वहां पर अपने माइंड में ये चीज जरूर रखना कि सारी फिजिकल कंडीशंस क्या है, आइडियल होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशंस आइडियल होनी चाहिए, मतलब कोई चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर नहीं होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ क्या है, फॉलो करेगा। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके फ्रेंड्स, सो इट वाज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ना आपने पढ़ लिया है कि कैसे V और I के बीच में रिलेशन हम निकालते हैं, और उसी रिलेशन से हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है।
और रेजिस्टेंस होता क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इटसेल्फ। ये आपने सब कुछ पढ़ लिया है। आपने रेजिस्टेंस का सही यूनिट क्या है? ओम, वो भी पढ़ लिए। 1 ओम को कैसे डिफाइन करना है वो भी देख लिया है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके आगे और जो टर्म्स है कि कोई भी रेजिस्टेंस है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हम अपने आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। और वहां से हमें क्या मिलता है, रेसिस्टिविटी मिलता है, वो कैसे मिलता है वो भी हम अपनी आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे गाइस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल नॉलेज हब एंड बी अपडेटेड।